हेलो गाइस, मैं राजीव कुमार स्वामी। उम्मीद तो अपन जो है कर रहे थे, जो स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे थे, तो उसमें अपन ने दो टॉपिक जो है किए। अब तीसरा टॉपिक अपना है वायु जो है शुष्क जो है स्थलाकृतियाँ, यानी वायु द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो ये जो है विशेष करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के जो है अपवर्दन और निक्षेपात्मक क्रियाओं द्वारा विभिन्न मरुस्थलों का जो है स्थल रूपों का जो है वो निर्माण है वो होता है। और पवनें जो हैं वो मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या होती हैं, अपवहन होता है, अपघर्षण होता है, सन्निघर्षण होता है। तो इनके द्वारा जो है सेलों को काटते छांटते हैं और उन सेलों का जो परिवहन करके अन्यत्र निक्षेपित कर देते हैं, और जिससे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों द्वारा जो है अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक जो है स्थलाकृतियों का निर्माण है वो होता है। तो पहले अपन चर्चा करेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृतियों। तो पहला होता है वात गर्त। तो यह जो है वह गर्त है जो पवन द्वारा ढीले एवं असंगठित जो सेलें होते हैं उनको उड़ाकर ले जाने से बनते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, वात गर्त कहेंगे। तो वात गर्त क्या होती है कि पवनें हैं वो क्या करती हैं कि जो असंगठित या जो ढीले कण वाली जो चट्टानें होती हैं उनको उड़ाकर ले जाती हैं, और इनसे निर्मित जो आकृति है वो वातगर्त जो है वो कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ आपके दिए हुए हैं, ठीक है, जिससे किस प्रकार से जो है तिपलहल शिला है, द्वीपा भिगिर है, इसके बाद में छत्रक है, जुगेन है, भूस्तंभ है, यारडग है, और यारगढ़ यानी लीबिया में। तो ये जो है कुछ मॉडल्स जो हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, जिनसे आप जो है इन चीज़ों को अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। तो दूसरा अपना है अपरदनात्मक में जो है दूसरी आकृति आपकी बनेगी दीपा भगीरी, ठीक है। तो दीपा भगीरी क्या होती है, इससे जो है इसलबर्ग भी कहते हैं। ये जो है मरुस्थल रूपी जो विशाल महासागर में कठोर शैलें के उभरे हुए जो टीले होते हैं जो द्वीप या पर्वत की भांति दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये जो है मरुस्थल में जो है कठोर चट्टानें होती हैं, और ये जो चट्टानें वो उभरी हुई होती हैं जो द्वीप या पर्वत की भांति है वो दिखाई देते हैं। तो ऐसे आकृति को क्या कहेंगे, दीपा भगीरी कहेंगे। उसके बाद में आता है छत्रकशील, ठीक है। छत्रकशील क्या होता है, ये क्या होता है, कठोर चट्टानों के अवशिष्ट भाग होते हैं जिनकी आकृति छतरी के समान होती है। इसमें क्या होता है कि जो चट्टान होती है उसके जो कोमल चट्टान के जो भाग होते हैं ना वो तो क्या है अपवर्दित हो जाते हैं, ठीक है, और कठोर चट्टान है वो रह जाती है पीछे, और इसमें जो आकृति है वो एक छतरी के समान बनती है, इसलिए इसको छत्रक कहा जाता है। भूस्तंभ की अगर अपन बात करें तो ये भूस्तंभ है जो है वो क्या होते हैं, तो ये वे स्तंभ होते हैं जो मरुस्थल में कठोर शैलों के आवरण से संरक्षित होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो है कठोर चट्टानें इनके चारों ओर होती हैं, जिसकी वजह से इनका अपवर्दन है वो नहीं हो पाता है, और ऐसे जो भाग हैं उसको भूस्तंभ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, नेक्स्ट है तिपहल शिला। तो ये क्या होती है, हवा के घर्षण से बना जो है तीक्ष्ण पार्श्व वाला सेल का टुकड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हवा आती है तो अपने साथ मिट्टी वगैरह के कण उठाकर लाती है, और वो कण जो हैं वो उस चट्टान के जो है टकराते हैं, और टकरा कर उसका अपवर्दन करते हैं। तो उस प्रकार की जो आकृति बनेगी उस आकृति को तिपहल शिला के नाम से जाना जाता है। फिर है अश्मिकम जलिका। तो ये एक जो है जालीदार सेल है जो विभिन्न संरचना वाली सेलों पर पवनों के अपघर्षण से जो है बनती है, ठीक है। तो पवन द्वारा लगातार अपघर्षण जो है इसके ऊपर किया जाता है, और उससे जो है एक जालीनुमा जो आकृति है उसका निर्माण होता है। उसके बाद में आता है जुगेन। तो जुगेन क्या होता है, ये क्षैतिज रूप में क्या है, एकांतर क्रम में पीछे कठोर व कोमल सेलों की परतों के हवा के अपवर्दन जो है जो निर्मित खांचे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक भाग जो होता है कठोर चट्टान का होता है, एक कोमल चट्टान का होता है, और इस प्रकार से जो है खांचे से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ऐसी आकृति को जुगेन कहा जाएगा। उसके बाद में यारडग जो है वो क्या होते हैं, कोमल व कठोर चट्टानों की जो क्रमशः लंबवत परतें होती है ना उससे बने नुकीले या भू आकार होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीधी सी बात है कि कोमल चट्टान है और कठोर चट्टान है, उनका जो है लंबवत होता है, ठीक है। इसमें पहले वाले में अपन देखें तो क्षैतिज होता है, इसमें लंबवत होता है, ठीक है। तो
चट्टानें हैं वो यूं खड़ी रहती हैं नुकीली सी, ठीक है, तो उनको आपको यार्कडग जो है वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका आए। अब अपन बात करेंगे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की। तो पहला होता है इसमें बालू का स्फुत। तो ये रेत के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, ढेर या टीले होते हैं जो पवन के साथ स्थानांतरित होते हैं, ठीक है, यानी वायु द्वारा जो है टीलों का निर्माण करना, ठीक है, और वो वायु के निक्षेपात्मक की वजह से ही होते हैं। उसके बाद में होती है ऊर्मिकाएँ। ये क्या होती हैं, सागरीय तरंगों की भांति जो है मरुस्थलीय रेतीले सतह पर जो है उभरने वाली भू आकार होते हैं, और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है। जैसे हवा चलेगी तो मिट्टी के कण जो है वो लगातार जो है वो जमा होते रहेंगे, और उनकी वजह से देखो इस प्रकार से लहरदार आकृति जो है वो बनती है, और इन लहरदार आकृतियों को ही क्या कहते हैं, ऊर्मिकाएँ कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तानी भाग में जो है ये आसानी से देखने को मिल सकती है। राजस्थान में जो है ये जो खुले स्थान है जहाँ बालू मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार की जो आकृति है वो आसानी से देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें जो है बालू का प्रवाह की, तो ये क्या होता है, एक स्थलाकृत अवरोध के सारे बालू जो होती है लंबाकार गतिशील श्रेणियाँ होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्थलाकृति होती है उसमें क्या है, किसी बार जो है अवरोध हो जाता है, और उस अवरोध के सारे जो है बालू का है वो लंबाकार जो है वो गतिशील श्रेणियों में बदल जाती है। तो उसे अपन क्या कहेंगे, वायु प्रवाह है वो कहेंगे। जैसे अरावली के दूसरी साइड में जो है इसका प्रसार हो रहा है, तो वो बालू का प्रवाह का उदाहरण आपका हुआ है। इसके अलावा आपका हो जाएगा बालू का कगार। तो ये क्या होते हैं, बालू की लंबाकार चौड़े शिखर वाली श्रेणियाँ होती हैं, ठीक है, यानी बालू के बहुत बड़े टीले होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, लंबाई में ये फैले हुए होते हैं और काफ़ी ज़्यादा चौड़े होते हैं, ठीक है, और शिखरों की भांति यानी पर्वतों के समान जो है ये इस प्रकार के जो है वो टीले पाए जाते हैं या श्रेणियाँ होती हैं, और ये लंबवत एक पर्वत श्रेणी की तरह ही होते हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इनको बालू का कगार। लोयस क्या होता है, पवन द्वारा जो है उड़ाकर लाई जो सूक्ष्म कण होते हैं ना उनका निक्षेप हो जाता है, और उसके निक्षेप से जिस मैदान की रचना होती है उस मैदान को लोयस का मैदान कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपका चीन का में जो है लोयस का मैदान है वो एक उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये रही है। तो ये पवन द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं। अब अपन इसी वीडियो में अपन बात करेंगे हिमानीकृत स्थलाकृतियों की। तो इसमें अगर अपन देखें तो हिमानी या हिमनद जो है वो जो है एक ऐसी राशि है जो धरातल पर संचय के साथ साथ धीरे धीरे खिसकते भी हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हिमनद होते हैं या हिमानी होती है वो क्या होता है, ठीक है, तो वो तो एक जगह रहते हैं, तो एक जगह रहेंगे तो कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन है। लेकिन इसमें होता क्या है कि धरातल पर जो है ना संचयन इनका होता रहता है और ये धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। हिमानी है वो स्थायी नहीं है, वो भी खिसकती हैं, लेकिन इनकी जो खिसकने की दर है वो बहुत ही धीमी है, जिसे हम खुली आँखों से जो है नहीं देख सकते, ठीक है, यानी इनकी जो खिसकने की अवस्था है उसको नॉर्मली नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बर्फ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ हिमानी उत्पाट व अपघर्षण करते हुए सेलों का अपवर्तन करती हैं एवं विभिन्न रूप से हिमोड का निक्षेप करती हैं। तो जहाँ या जिन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है उन क्षेत्रों में जो हिमानी होती है वो क्या करती है, उत्पाटन करती है तथा अपघर्षण करती है, और इसकी वजह से जो है अपवर्तन होता है, और फिर विभिन्न रूपों में वो जो हिमोडक होते हैं ठीक है, यानी हिम के द्वारा लाए जाने वाले जो अपवर्तनकारी या जो आप कह सकते हो अवसाद होते हैं, उन अवसादों को हिमोड कहा जाता है। वायु द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वायोड कहा जाता है, ठीक है, और जल द्वारा लाए गए उनको जलोड कहा जाता है। तो यहाँ पर हिमोड क्या है, हिम के द्वारा लाए गए अवसादी जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, हिमोड कहा जाता है। तो वो उनका निक्षेप करते हैं और आकृतियाँ बनती है, जिससे हिम क्षेत्रों में अनेक अपवर्तनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोसेस हैं, वो अपवर्तनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण है वो करते हैं। तो पहले में अपन देखेंगे अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियाँ। तो पहली आपकी हो जाएगी यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी जो है वो जो है हिमानी जो नदियाँ होती हैं उन द्वारा निर्मित होती है, और ये घाटियाँ घिसकर जो है खड़े पार्श्व एवं चौड़े
जो सपाट जो भाग हैं वो बनाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू आकार की घाटी की रचना है वो किस प्रकार से होती है। यहाँ पर जो है नीचे की तरफ गिरेगी और यहाँ देखो इसमें एक और जो पोर्शन है उसमें लटकती घाटियाँ भी दी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यू आकार की घाटी है वो बनती है और यू आकार की घाटी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में आती है नंबर 2 पर लटकती घाटी। तो लटकती घाटी की अगर अपन बात करें तो ये यू आकार की घाटी जो होती है उसका जो है मुख्य गहरी घाटी में उसकी सहायक हिमानी घाटियाँ जो है वो होती हैं। यानी यू आकार की घाटी है उसके ऊपरी भागों पर क्या होता है, अपवर्तन होता है और वहाँ भी घाटियों का निर्माण होता है और इन घाटियों को देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये घाटियाँ हैं वो लटक रही हैं और इसी कारण इनको लटकती घाटियाँ कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आएगा हिमगवर। तो ये जो क्या होता है, ये हिमानी द्वारा आराम की कुर्सी की आकृति में निर्मित गर्त होता है। यानी एक ऐसे गर्त का निर्माण होगा, ठीक है, जो कैसा होगा, ऐसे लगेगा जैसे मतलब कुर्सी की जो आकृति होती है उसके समान जो है वो आकृति जो है वो बनती है। ठीक है, तो उस आकृति को क्या कहा जाएगा, हिमगवर कहा जाएगा आपका, या आप इसको जो है क्या कह सकते हो, केरिक्यूक जो आप इसको कह सकते हो। उसके बाद में आता है टार्न। तो टार्न जो है वो क्या होता है, ये सरक रूपी बेसिन में जो है जल भरने से निर्मित झील होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो सरक होता है तो सरक जैसी ही आकृति जो है इसमें होती है और इसमें क्या होता है कि जब जल भर जाता है, ठीक है, तो टोर्न कहलाता है। न्यूनाटक, तो न्यूनाटक क्या होता है, हिम क्षेत्रों में उभरे हुए जो टीले होते हैं उन टीलों को न्यूनाटक कहा जाता है। यानी जो टीले जैसी आकृति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर टीले बालू की नहीं है तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो टीले जैसी आकृति जो है वो बनती है उसे न्यूनाटक कहते हैं। उसके बाद में आता है कोल। कोल की अगर अपन बात करें तो ये दो असमान सड़क के मिलने से निर्मित आर पार मार्ग होता है। तो इसमें क्या होता है कि दो सड़क जो होते हैं ना, वो दो सड़क आपस में मिल जाएंगे और जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक आर पार मार्ग का निर्माण करते हैं और उसी मार्ग को क्या कहा जाएगा, कोल कहा जाएगा। इसके बाद में आता है श्रृंग व पूंछ। ठीक है, तो श्रृंग व पूंछ की अगर अपन बात करें तो हिमानी क्षेत्रों में ऐसे शिलाएं जिनके हिम सम्मुख ढाल तीव्र व उबड़ खाबड़ या विमुख ढाल सपाट या मंद होते हैं, श्रृंग या पूंछ कहलाती है। ठीक है, तो हिमानी क्षेत्रों में जो शिलाएं होती हैं जिनके जो हैं ढाल जो होते हैं ना वो हिम के सम्मुख होते हैं। ठीक है, तीव्र ढाल होते हैं व उबड़ खाबड़ होते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति जो है वो आपकी श्रृंग कहलाएगी और दूसरी आकृति जो है विमुख ढाल जो होता है वो सपाट व मंद होते हैं, तो ऐसी आपकी पूंछ कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ श्रृंग व पूंछ क्या होते हैं, यानी हिमानी के सामने वाली जो क्षेत्र है वो तीव्र ढाल का होगा और उबड़ खाबड़ होगा। ठीक है, और सामने वाला जो भाग है, पीछे वाला जो भाग रहेगा आपका वो कैसा होगा, एकदम से विमुख ढाल जो होता है वो सपाट होता है और मंद गति वाला होता है। यानी एक साइड सामने की साइड तीव्रता रहेगी और दूसरी तरफ ढाल है वो मंद रहेगा। पहली साइड उबड़ खाबड़ भाग रहेगा, दूसरी साइड जो है सपाट जो भाग है वो रहेगा। तो ऐसी आकृति अगर उत्पन्न होती है तो उस आकृति को श्रृंग कहा जाता है या पूंछ कहा जाता है। तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे मान लो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया, फिर यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर दोबारा मैं थोड़ा सा समझाता हूँ तो आप इस चीज़ को समझिए। देखो इस प्रकार से जो है ये आपका रहेगा और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लो हिमानी है आपकी, ठीक है, ये क्या हो गई, हिमानी। ठीक है, अब ये हिमानी के सामने का, ये सामने का भाग है। अब यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा है, तीव्र ढाल है। ठीक है, ढाल आपका तीव्र है, दूसरा आपका क्या है, भाग जो है वो उबड़ खाबड़ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये विमुख ढाल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सपाट है, सपाट है और इसके जो ढाल है वो कैसा है, मंद है। तो इस प्रकार से जो है आकृति बनती है, उस आकृति को क्या कहा जाता है, श्रृंग व पूंछ का। उसके बाद में होता है
शिप रॉक इसको आप बोल सकते हो, मेष शिला, ये जो होता है हिमानी द्वारा अपवर्तित जो है आकृति होती है, जो भेड़ की पीठ के समान जो है शिला होती है, यानी भेड़ की जो पीठ होती है उसके समान जो आकृति निर्मित करती है उसको जो आपकी मेष शिला या शिल्प जो रॉक है वो कहा जाता है। यहाँ हिमनदीय प्रवाह की जो दिशा है वो भी आपको दिखा रखी है। उसके बाद में नंबर 9 पे आता है फियोर्ड। फियोर्ड क्या होता है? ये हिमानी निर्मित जो घाटियाँ होती हैं, हिमानी निर्मित जो घाटियाँ होती हैं वो जलमग्न होने से निर्मित जो कटे फटे तट होते हैं वो तट जो हैं क्या कहलाते हैं? फियोर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तटों के ऊपर हिमानी द्वारा जलमग्न होने से जो कटे फटे तट होते हैं वो कटे फटे तट जो होते हैं वो फियोर्ड कहलाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की अगर अपन बात करें तो इसमें पहला आता है हिमोड। हिमोड हिमानी द्वारा निक्षेपित कंकड़ पत्थर या गोलाश्म के जमाव हिमोड कहलाते हैं। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हिमोड क्या होता है। हिमोड क्या होता है? विशेष प्रकार की मतलब जो अपर्दनात्मक पदार्थ होते हैं जिनका हिमानी अपर्दन करती है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? हिमोड कहा जाता है, जिसमें कंकड़ हैं, पत्थर हैं, ठीक है, गोलाश्म है, तो ये सब जो होते हैं वो हिमोड कहलाते हैं और एक जगह ये इनका निक्षेप हो जाता है। जो हिमानी के किनारे उसके अंतिम भाग या तल पर निक्षेपित होते हैं, तो ये जो हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं? या तो हिमानी के किनारे पे हो सकते हैं या उसके अंतिम भाग या तल पर निक्षेपित हो सकते हैं। तो ये जो आपके हिमोड रहेंगे। उसके बाद में आता है एस्कर। एस्कर क्या होता है? हिमानी जो होती है वो जलोढ़ के जमाव से निर्मित लंबे व संकड़े एवं लहरदार कटक जो हैं वो होते हैं, तो उनको एस्कर कहा जाता है। तो हिमानी जो है वो क्या होगी? जलोढ़ का जो है जमाव करेगी, ठीक है, और उससे लंबे संकड़े एवं लहरदार कटक जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? एस्कर कहलाते हैं। केम, ये हिमानी जलोढ़ से निर्मित तीव्र ढाल युक्त टीले होते हैं। ठीक है, केम क्या होता है कि हिमानी जलोढ़ जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक तीव्र ढाल वाले जो टीले होते हैं उनका निर्माण करते हैं और वही जो टीले हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके केम कहलाएंगे। उसके बाद में होती है केटिल। केटिल जो होती है वो हिमखंडों से पिघलने से निर्मित गर्त होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हिमखंड होते हैं यानी खड्डे होते हैं उनके अंदर हिम जमा हो जाता है, फिर जब हिम पिघलता है तो उससे निर्मित जो गर्त रहेगी, ठीक है, वो गर्त आपकी केटल कहलाएगी। उसके बाद में आती है ड्रमलीन। तो ये जो होते हैं ना, जो गोल गोल पत्थर होते हैं उनको गोलाश्म मृत्तिका का जो है कहा जाता है। गोलाश्म यानी गोल पत्थर होते हैं, ठीक है, लगभग अंडे की जैसी आकृति उनकी होती है, तो उनको गोलाश्म कहा जाता है। अब ये जो गोलाश्म है वो एक जगह जो है निक्षेपित हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अंडे की टोकरी के समान जो है आकृति बन जाती है, ठीक है, क्योंकि ये अंडे जैसे ही होते हैं तो बहुत सारे रहेंगे वहाँ जमा हो जाएंगे, तो ये ऐसे लगेगा जैसे कोई अंडे की टोकरी रखी हुई है। ठीक है, तो अंडे की टोकरी के समान जो है आकृति बनती है, किसकी वजह से? गोलाश्म की वजह से। और यही जो आपकी आकृति रहेगी वो आकृति क्या कहलाएगी? ड्रमलीन कहलाएगी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट हिमानी अवक्षेप मैदान। तो ये जो होता है हिम जल के प्रवाह से मलबे से जो है दूर तक फैलने से निर्मित पंखों के आकार वाले मैदान होते हैं। तो इसमें हिमानी जो अवक्षेप है वो क्या होता है कि हिम जल जब बर्फ़ है वो पिघलती है तो जल के रूप में होगी, और जल के प्रवाह के साथ जो मलबा होता है वो काफ़ी दूर तक जो है वो फैल जाता है, और उसके फैलने से जो निर्मित जो पंख जैसी आकृति होती है उसी आकृति को क्या कहा जाता है? हिमानी अवक्षेप मैदान कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है हो गया। अब इसमें आपके एक और बचता है, लास्ट जो टॉपिक है वो है कौन सा है? भूकृष्ट या भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियाँ। तो यहाँ पर फटाफट इसको भी अपन देख लेते हैं। तो इसमें पहला आपका है भूमिगत जल जो है वो जो आकृति बनाता है उन आकृतियों को क्रस्ट स्थलाकृति जो है वो कहा जाता है, क्रस्ट स्थलाकृति कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर और ऊपरी सतह से जो है नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों दरारों में स्थित जो जल होता है वो जल क्या कहलाता है? भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल क्या होगा? पृथ्वी के तल जो धरातलीय भाग है उसके नीचे चट्टानों के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, दरारें पाई जाती हैं, और उन दरारों में जो जल होता है, ठीक है, वही भूमिगत जल कहलाता है।
इसमें चूना पत्थर वाली चट्टानी क्षेत्रों में जो भूमिगत जल होता है उसके द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण जो है वो घोलन क्रिया द्वारा जो है वो होता है। ठीक है, तो विशेष करके ये जो क्रस्ट आकृतियाँ हैं, क्रास्ट आकृतियाँ जो हैं वो कहाँ बनती हैं, ये बनती हैं उन क्षेत्रों में जहाँ चट्टानें जो हैं वो चूना युक्त हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जल जो है वो घोलन क्रिया द्वारा यानी रासायनिक क्रिया द्वारा जो है ऐसी आकृतियों का निर्माण है वो करता है। चूना प्रदेश को जो है क्रास्ट प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो चूना प्रदेश जो होंगे उनको क्या कहा जाता है, क्रास्ट प्रदेश जो है कहा जाता है। और ये क्रास्ट शब्द जो है वो यूगोस्लाविया की भाषा के क्रास शब्द से जो है क्रास्ट की उत्पत्ति हुई है। तो ये आपका मोस्ट है, इसको आपको याद रखना है कि भाई क्रास्ट जो शब्द है वो कहाँ से आया। तो ये आपकी है कि क्रास्ट शब्द की उत्पत्ति यूगोस्लाविया की भाषा के क्रास शब्द से हुई है। ठीक है, क्रास शब्द से हुई है और इस क्रास शब्द का तात्पर्य है चूने के प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्रास्ट भाषा की उत्पत्ति यूगोस्लेव भाषा के क्रास शब्द से हुई है जिसका तात्पर्य है चूना प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और क्रास्ट प्रदेश जो शब्द है वो यूगोस्लाविया के क्रस्ट प्रदेश जो क्रास्ट प्रदेश है यानी चूना प्रधान जो क्षेत्र है वहाँ के लिए ही इसका जो है किया गया। इसी के आधार पर जो विश्व के सभी देशों में चूना पत्थर प्रदेश जो निर्मित स्थल रूप हैं उनको भी क्या कहा जाता है, क्रास्ट स्थलाकृतियाँ हैं वो कहा जाता है, जहाँ अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक क्रियाओं द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। पहले भूमिगत जल क्या होता है, फिर क्रास्ट क्या होता है। तो क्रास्ट क्या होगा, चूना प्रदेश क्षेत्र जो होता है जहाँ पर चूने की जो चट्टानें हैं वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो उन क्षेत्रों को क्रास्ट प्रदेश कहा जाता है। और उन्हीं क्रास्ट से बनने वाली जो आकृतियाँ होती हैं या जो स्थलाकृतियाँ होती हैं वही क्या कहलाती हैं, क्रास्ट स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की। तो पहला होता है टेरा रोसा। तो टेरा रोसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, घोलन क्रिया होती है, यानी जल जो होता है वो क्या कर लेता है, घोलन क्रिया करता है, यानी जो उसमें चूना वगैरह जो भी होता है उसको घोल लेता है और उसे घोल कर क्या है, लाल व भूरी जो मिट्टियाँ उनका निर्माण कर देता है और उसे ही क्या कहा जाता है, टेरा रोसा जो है वो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है लेपीज। तो लेपीज ये क्या है, सरसैया जैसे जो है सदृश्य नुकीली एवं कंटीली जो भूआकृतियाँ होती हैं वो लेपीज कहलाती हैं। ठीक है, तो लेपीज क्या होती हैं, सरसैया का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ मैं पहले से मोस्ट लगा रखा है। ये जो सरसैया शब्द है ये शब्द क्या है, सरसैया क्या होती है, आपने महाभारत देखी होगी। तो महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कि जब युद्ध लड़ा जाता है और उस युद्ध में आपने देखा होगा कि पितामह भीष्म जो है वो तीरों की सैया पर जो है उनको सुलाया गया था। ठीक है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, सरसैया कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सरसैया क्या होती है, तो उसी आकृति वाली जो है वो आपकी कहलाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो है लेपीज का यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके बाद में आपके आते हैं घोल रंध्र। घोल रंध्र क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त जल जो है वो घुलन क्रिया से निर्मित गर्त होते हैं। विलय रंध्र एवं डोलाइन भी इसी प्रकार के गर्त होते हैं जो आकार में जो क्रमशः बड़े होते हैं। तो घोल रंध्र है उसमें क्या होता है कि जल जो होता है ना वो कार्बन डाई जो ऑक्साइड होता है उससे मुक्त होता है और उससे मुक्त होकर जो है क्रिया करता है, तो उससे जो है गर्तों का निर्माण होता है और वही गर्त जो हैं आपके क्या कहलाएंगे, घोल रंध्र कहलाएंगे। ठीक है, और विलय रंध्र और डोलाइन जो होते हैं वो इसी का एक रूप होते हैं लेकिन इससे बड़े होते हैं। विलय रंध्र 4 नंबर पे आप देख सकते हो, ये घोल रंध्रों से बड़े आकार वाले होते हैं। तो इसमें भी ये रहेगा कि जल जो होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मुक्त होगा और फिर वो घुलन क्रिया करेगा और इसी घुलन क्रिया के दौरान जो आकृतियाँ उत्पन्न होंगी या एक गर्त का निर्माण होगा वो गर्त है आपकी क्या कहलाएगी, घोल रंध्र कहलाएगी। और जब घोल रंध्रों का आकार बढ़ जाता है, ठीक है, या वो बड़े हो जाते हैं तो वो आपके विलय रंध्र कहलाएंगे।
और डोलाइन क्या होंगे, और जो आपके जो बड़े आकार वाले विलेय रंध्र थे वो विलेय रंध्र का आकार और ज़्यादा बढ़ जाता है, या आप ये कह सकते हो कि जो ये विलेय रंध्र आपस में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा, डोलाइन कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपकी यह स्थलाकृतियाँ हैं। अब अपन बात करते हैं, इसमें आगे आएगा आपका सेकुंड। ठीक है, जिसको युवाला भी कहते हैं। ये अनेक डोलाइन के आपस में मिलने से निर्मित जो है विस्तृत गर्त होती है। तो देखिए यहाँ पर ये तो सारे जो हैं आपके निश्चित हैं, यानी यहाँ पर राजकुंड तक, ठीक है, पोलीजिली तक जो है सारे एक दूसरे से मिक्स है। सबसे पहले होता है घोल रंध्र। घोल रंध्र है, उसका आकार बढ़ने पर क्या हो जाएगा, विलेय रंध्र। विलेय रंध्र का अगर आकार बढ़ता है तो क्या बन जाएगा, डोलाइन। डोलाइन का अगर आकार बढ़ता है या डोलाइन आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो डोलाइनों के मिलने से जो बनने वाली आकृति है वह सकुंड या युवाला कहलाती है। और जब युवाला आपस में मिल जाते हैं तो उनसे निर्मित जो आकृति है वो राजकुंड कहलाएगी या पोलीजी कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद में अपन नंबर 8 की देखते हैं, धस्ती निवेशिका। तो ये चूने की सतह पर जो है असंख्य छिद्र जो है से जो है जहाँ पर जो है जल जो है घिसता हुआ दिखाई देता है, जिसे धंसता हुआ दिखाई देता है, जिससे जो है धस्ती निवेशिका कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चूने की जो सतह होती है उस पर विभिन्न प्रकार के जो असंख्य की जो है बहुत सारी संख्या में जो है छिद्र बन जाते हैं, और छिद्र बनने से जल जो है वो ऐसा लगता है कि धस रहा है नीचे, तो इसी को धस्ती की निवेशिका कहते हैं। यहाँ पर आप जो है इस डायग्राम में जो दिया हुआ है तो इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है, कि किस प्रकार से जो है आपकी क्या होती हैं। तो यहाँ पर ये इसमें दिया हुआ है तो आप इसको समझ सकते हो। उसके बाद में अगर अपन बात करें एक और यहाँ पर बच जाती है आपकी अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। ठीक है, तो ये लास्ट अपरदनात्मक जो है स्थलाकृति है। चूने प्रदेश में जो है प्रभावित जो नदी होती हैं वो डोलाइन आदि छिद्रों से भूमिगत हो जाती हैं, तो उसके आगे की जो घाटी है वो शुष्क पड़ जाती है, जिन्हें अंधी घाटी कहते हैं। तो अंधी घाटी क्या होती है कि चूना प्रधान क्षेत्रों में जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, डोलाइन छिद्रों में गिर जाती हैं, और डोलाइन छिद्रों में गिरने के कारण वो क्या हो जाएंगी, भूमिगत हो जाएंगी। और भूमिगत होने से जो उनके आगे का भाग है जहाँ से वो भूमिगत हुई है वो घाटी है वो शुष्क हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जल ही नहीं होगा, जल के बिना वो शुष्क हो जाएंगी, और इसे ही क्या कहा जाता है, अंधी घाटी कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। अब निक्षेप की वजह से जो बनने वाली आकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर आपकी आती है सेलेक्टाइट। तो ये क्या होती है, जो कंदरा होती है उनकी जो छत होती है उस छत से लटकते हुए ठोस व नुकीली आकृति है जो छत से रिश्ते जल के वाष्पीकरण से बनती है। तो आप यहाँ पर जो है देख ही रहे हो कि जो है सेलेक्टाइल जो है वो टाइट क्या होता है। तो ये जो आकृति है ये यहाँ पर ये आपको दिख रही है ऊपर से नीचे की ओर आती हुई, तो ये आकृति आपकी क्या कहलाएंगी, सेटेलाइट कहलाएंगी, जिसको आशुताश में भी कहते हैं। दूसरी आपकी हो जाएगी स्टेलेगमाइट। ठीक है, तो स्लेगमाइट जो है वो क्या होती हैं, और ये क्या होती हैं, जो आपकी सेटेलाइट है इनके ही अपोजिट होती हैं। यानी ये जो आपकी पहली जो है स्टेलेक्टाइट जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, और माइट जो होती हैं वो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। ये आपकी जो है ऊपर की ओर जा रही हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। तो ऊपर से नीचे की आएंगी वो आपकी कहलाएंगी स्टेलेक्टाइट, और नीचे से ऊपर जाएंगी वो आपकी स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो आकृतियाँ होती है। उसके बाद जो है तीसरा पॉइंट आपका वो है गुहा स्तंभ। तो गुहा स्तंभ क्या होते हैं कि जब आपकी सेटेलाइट और सेटेगमाइट जो है वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो क्या बनेगा, गुहा स्तंभ बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका क्या हो गया कि यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ दोनों ओर बढ़ी, दोनों ओर बढ़ने के कारण जो है वो इस प्रकार की आकृति है वो बन जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा वो है ड्रिप स्टोन। यहाँ पर क्या होता है, कंदरा की जो तली होती है उस पर पर्दे जैसे चूने का जो है
स्तंभ जो है वो होता है और उसे ही क्या कहा जाएगा, ड्रिप स्टोन जो है वो कहा जाएगा। उसके बाद में आता है नोडुल्स। ये सेल छिद्रों में एक प्रकार के जो है खनिज घोल से हुए जमाव को नोडुल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेल छिद्र होते हैं, उनमें एक प्रकार का जो खनिज है उसका घोल जो है वो जमा हो जाता है और उन्हें ही क्या कहा जाएगा, नोडुल्स जो है वो कहा जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।